तो ये सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। अब मेरा ये कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, डिटेल्ड में पढ़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए, कम से कम ये याद होना चाहिए कि उसमें आप पढ़ते कौन कौन से चैप्टर हो। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, जब तक आपको स्पेसिफिकली पता नहीं हो कि कौन से एरिया में बात करनी है। सपोज़ आपके पास लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन किसी ने आर्ट एंड कल्चर पर बोल दिया कि आप बोलो, तो ज्ञान होते हुए भी आपको यही नहीं याद है कि चैप्टर लैंग्वेज है उसमें, तो कोई मतलब नहीं है ना उस नॉलेज का। आप एक्सेस तो कर सको उस सब्जेक्ट की नॉलेज को। इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले चैप्टर्स पता होने चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर भी पता हो जाए तो भी उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। प्लस अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ के रखा हुआ है तो आप अच्छे से और बता सकते हो बात को। ठीक है, तो ये हुआ, एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज को शेयर करने की, अगर आपको उसके चैप्टर याद है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताऊँगा कि इस सब्जेक्ट में चैप्टर कौन से हैं। थोड़ा सा मोनोटोनस होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा, पर कोई नहीं, पहले हम बस देख लेंगे, पढ़ लेंगे चैप्टर कौन से हैं। उसके बाद मैं एक डिटेल्ड स्टोरी बना दूंगा। डिटेल्ड स्टोरी की मदद से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मतलब बहुत आसानी से आप चैप्टर याद रख लोगे। लेकिन डिटेल्ड स्टोरी के पहले देख लेते हैं चैप्टर की कौन कौन से हैं, बस देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक आर्ट हुआ, एक कल्चर हुआ। पहले आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, बाद में कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आर्ट होती क्या है। आर्ट का मतलब कुछ नहीं है, आप जब लोग अपनी क्रिएटिविटी या अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसे कि उसकी ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी इमोशनल पावर के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसको आर्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ वर्क प्रोड्यूस करना। अब इसमें जो इमोशनल पावर होती है, क्वेश्चन ये है कि आप आर्ट के थ्रू इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि लोग विजुअल मीन्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है परफॉर्म करे अगर कोई आपके सामने। तो ये दोनों चीज़ें, अगर कोई आपके सामने कुछ मतलब आप देखें किसी चीज़ को, आपके अंदर इमोशंस जग जाते हैं ना, तो विजुअल मीन्स हो गया, उसको बोलते हैं विजुअल आर्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि कोई आपके सामने कोई एक्ट कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो वो परफॉर्मेंस है, वो भी आपके अंदर इमोशंस इवोक करती है। तो यही हुआ, आर्ट के अंदर आपके दो आ जाएंगे, एक विजुअल आर्ट, एक परफॉर्मिंग आर्ट। ऐसी दो टाइप की आर्ट होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। विजुअल आर्ट क्या होती है, जनरली उसको एस्थेटिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, और जब लोग उसको देखते हैं तो उसकी ब्यूटी और इसकी मीनिंगफुलनेस के लिए जज करते हैं। जबकि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है, कुछ स्किल्स होती हैं जो आप एक्वायर करते हो, उसे पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हो, तो परफॉर्मिंग आर्ट कहलाती है। एनीवे, तो आर्ट कितने टाइप की हुई, दो टाइप की, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। अब विजुअल आर्ट के अंदर क्या आ जाता है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, और चौथा चैप्टर जो है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, मतलब बेसिकली टूरिस्ट प्लेसेस। क्वेश्चन ये है, इसको याद कैसे रखोगे। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आप बस इंडियन टेम्पल इमेजिन कर लो। आर्किटेक्चर, इंडिया में अगर कोई आर्किटेक्चर आपको देखना है तो इंडियन टेम्पल्स को जाके देखो, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। प्रवीण मोहन का अगर आप चैनल देखोगे उसमें इतना ज़्यादा अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है हमारी कल्चर में, राइट। तो आप उसको देखो, उससे आपको ये सारे चैप्टर याद हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से टेम्पल में जाओगे। इंडिया में तो हज़ारों लाखों टेम्पल हैं, तो आप क्या करो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखो इंडिया में, उसके बेसिस पे आपको बेस्ट टेम्पल पता चल जाएगा। टेम्पल पता चल गया तो एक चैप्टर इससे कवर हो गया। टेम्पल पता चल गया, अब टेम्पल अपने आप में एक बिल्डिंग है, तो आर्किटेक्चर तो वैसे ही याद हो गया। अब अगर आप इंडियन टेम्पल्स देखोगे तो उनकी वॉल्स पे इतने ज़्यादा स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जो कि पॉट वॉट पकड़े हुए हैं हाथ में, तो स्कल्पचर हो गया, पॉटरी, ये भी याद हो गया। फिर अगर आप टेम्पल के अंदर घुसोगे तो अंदर आपको क्या मिलेगी, भगवान की पेंटिंग मिलेगी, मूर्ति मिलेगी। तो भगवान की पेंटिंग भी मिल सकती है, मूर्ति भी मिल सकती है। सपोज़ भगवान की पेंटिंग मिली तो उस पेंटिंग के चारों ओर क्या होगा, किसी ने हैंडीक्राफ्ट, हाथ से सजाया होगा उसको। तो ये सारे चैप्टर याद हो गए। टेम्पल, आर्किटेक्चर, उसकी वॉल पे होते हैं स्कल्पचर जो कि पॉट पकड़े हुए होते हैं। अंदर जाओगे तो उसमें भगवान की पेंटिंग होती है जिसके चारों ओर हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। बस, तो इससे विजुअल आर्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, परफॉर्मिंग आर्ट, दूसरी टाइप की आर्ट जो है, तो जिसको पब्लिक में परफॉर्म किया जाता है। तो परफॉर्म में है क्या, डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, ये दो आपके फेमस हैं। इसके अलावा कई ऐसे हैं आर्ट फॉर्म्स हैं जो अब डिक्लाइन होने लगे हैं। उनको याद रखने का तरीका क्या है, सपट डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, सपाट से ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे सपाट से डिक्लाइन कर रहे हैं। सपाट, सा से हो जाएगा सर्कस, पा से हो जाएगा पपेट्री, और टी से हो जाएगा थिएटर। तो ये हो गया आपकी परफॉर्मिंग आर्ट। तो यहाँ पे ये हो गए आर्ट से रिलेटेड चैप्टर्स। 4 चैप्टर इधर हैं, 3 और आप समझ लो 2 2 4 1 5 इधर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं आर्ट से रिलेटेड।
अब देखते हैं इंडियन कल्चर को। तो इंडियन कल्चर से रिलेटेड तो बहुत ही ढेर सारे टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट 14-15 टॉपिक्स हैं, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले ये है कि कल्चर होता क्या है। तो कल्चर कुछ नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है, ग्लोब में एशिया है, यूरोप है, अब सपोज एशिया में एक पर्टिकुलर रीजन इंडिया है, तो यहाँ के लोग कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, वही उनका कल्चर हो जाएगा बस। तो कल्चर से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं? लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सिनेमा, साइंस एंड टेक, फेयर्स एंड फेस्टिवल, मार्शल आर्ट्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन कल्चर अब्रॉड, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कैलेंडर्स, कॉइन्स, लॉ एंड कल्चर, बहुत ढेर सारे हैं। मतलब अब देखो, इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा। तो तरीका क्या है, स्टोरी बना सकते हैं इसमें। इंडिया का कल्चर बिना ह्यूमंस के तो पॉसिबल है नहीं। मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल में बताऊँगा अभी। शॉर्ट कल्चर बिना ह्यूमंस के तो पॉसिबल है नहीं। ह्यूमन के ही कल्चर को आप देखते हो ना, तो ह्यूमंस को इमेजिन करो, उनकी हिस्ट्री को। शुरू में आए होंगे, फिर जब बच्चा ह्यूमन की हिस्ट्री को देखो, ह्यूमन जब सबसे पहले बॉर्न होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या सीखता है, वो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सिविलाइजेशंस बनाते हैं। सिविलाइजेशंस बनाने के बाद वो सिविलाइजेशन क्या होती हैं, बस जाती हैं कहीं पे। अब वो सिविलाइजेशन जब थोड़ी सी, मतलब वो सिविलाइजेशन जब उनका बेसिक नीड्स पूरी हो जाए खाने पीने की, तो फिर वो क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस, एक बड़े लेवल वाले डीप क्वेश्चंस और एक शैलो क्वेश्चंस। डीप क्वेश्चंस क्या होंगे, कुछ लोग की ऐसी आइडेंटिटी, कुछ लोग का ऐसा रियलाइज़ कर लेते हैं कि लाइफ में यार है क्या, हम जी क्यों रहे हैं, मतलब बड़े बड़े सवाल पूछने लगते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं उनको इतने बड़े सवालों से लेना देना नहीं है, उनको ये है कि जैसी लाइफ है हमारी उसको और आसान कैसे बनाया जाए, तो सरफेस क्वेश्चन। तो हम डीप क्वेश्चन पहले देखते हैं। जिनके दिमाग में ऐसे डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो साइंस एंड टेक तो इसका जवाब दे नहीं सकती, तो फिर उसको खोजते हैं। फिर नॉर्मल लोग ही लग जाते हैं उसको सोचने में। उसमें एक दो लोग, जैसे बुद्धा टाइप के लोग हो गए, वो क्या करते हैं, वो इनलाइटेंड हो जाते हैं, फिर वो अपनी टीचिंग्स देते हैं जिससे कि रिलीजन्स बन जाता है। हर एक रिलीजन से एसोसिएटेड क्या होती है, एक फ़िलॉसफी। तो फिलॉसफी वाला चैप्टर हो जाएगा। फ़िलॉसफी रिलीजन से भी एसोसिएटेड होती है और सेपरेटली भी फ़िलॉसफी को डील किया जाता है। एनीवे, तो रिलीजन और फिलॉसफी होगी। अब क्या हो गया कि लोग सपोर्ट करने लग, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस टीचिंग से, वो रिलीजन को सपोर्ट करने लगते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को इस बात का इतना बेनिफिट लगता है कि उन्हें लगता है कि इस रिलीजन को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उन्हें भी खुशी मिले। तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के वो 4 तरीके निकालते हैं। सबसे बेसिक तरीका क्या है, बोल के 2 ही 3 लोगों को आप बता पाओगे। तो वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसे लिख लिया जाए और फिर लिख के कई लोगों को के थ्रू भेज दिया जाए, तो कोई भी पढ़ के रिलीजन के बारे में बता सकता है। तो लिटरेचर चैप्टर हो गया, ठीक है। अगली स्टेप अभी भी लगा कि नहीं हो नहीं पा रहा है, हम ही को बाहर जाना पड़ रहा है दूसरे लोगों के पास। तो सेकंड स्टेप वो क्या लेते हैं, वो ये करते हैं कि वो वो ये देखते हैं कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई मैसिव चीज़ देखते हैं वो तो इसीलिए वो क्या करते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लोग उसको देख के अपने आप उसकी ओर खींचे हुए चले आते हैं। अब लोगों को मतलब अपनी ओर खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस टेम्पल को कमाल का बनाना पड़ेगा। तो टेम्पल से आपको आर्किटेक्चर नाम का चैप्टर याद हो जाएगा। अब उस टेम्पल को कमाल का कैसे बनाएंगे, उसकी वॉल पे स्कल्पचर्स बना देंगे। स्कल्पचर्स ने पॉट वॉट पकड़े हुए होंगे, तो पॉटरी, प्लस अंदर जाने पे बड़ी बड़ी पेंटिंग होगी भगवानों की, जिसके चारों ओर हैंडीक्राफ्ट वर्क होगा। तो इससे ये सारे चैप्टर्स हो गए। एनीवे, तो अब इस टेम्पल का बेनिफिट क्या है, टेम्पल का बेनिफिट ये है कि वो एक जगह बैठे होंगे। अब जिसको ज्ञान देना है वो एक जगह बैठेगा, जिनको ज्ञान लेना है वो दूर दूर से आएंगे। तो ऐसे बहुत आसान हो जाएगा, कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एनीवे, तो लिटरेचर हो गया, इससे आपका कवर, आपका आर्किटेक्चर हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड उन्होंने क्या किया था, तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्हें ये दिख गया कि ठीक है, अभी हम इतना करने के बाद काफ़ी इन लोगों को तो इन्फ्लुएंस कर लिया है, लेकिन ये तो जहाँ टेम्पल बनाया है सिर्फ उसी जगह के लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ। हमारा रिलीजन की टीचिंग तो इतनी अच्छी है कि इससे और लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। तो फिर वो वो क्या करते हैं, रिलीजन को फैलाने विदेश चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। तो इंडियन कल्चर को भी अब्रॉड ले जाते हैं। तो इस पे चैप्टर हो गया है, ठीक है। अभी भी उनको लगता है कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि जो उन्होंने सिखाया है, पहली बार तो मानो लोगों ने सीख लिया, उनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन ऐसा क्या कर दिया जाए कि लोग कभी भूलें ही नहीं उनकी टीचिंग को। तो चौथा स्टेप लेते हैं, दैट इज़ उनके उस रिलीजन के जो भी फाउंडर होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ पे, उनकी लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है या उनकी डेथ को, इसको वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। किसके फॉर्म में, फेयर्स और फेस्टिवल्स के फॉर्म में। अब फेयर्स और फेस्टिवल को मज़ेदार बना दिया जाता है और सभी को एंजॉयमेंट पसंद है। तो इस वजह से क्या है, लोग हर साल इस फेयर और फेस्टिवल को मनाते हैं, जिससे उनके दिमाग में याद रहता है उनके रिलीजन से रिलेटेड, जिससे एटर्नली एक छाप छूट गई उस रिलीजन की।
दिक्कत क्या है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के लिए कोई डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो उस डेट को डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है, उन्होंने कैलेंडर्स इवॉल्व किए। तो इंडियन कैलेंडर्स आ गए जिससे कि आप उस डेट को देख के अपना फेयर एंड फेस्टिवल रख सको। तो ये एक स्टोरी आपको समझ में आ गई। ये स्टोरी पूरी किससे रिलेटेड थी, जब कोई डीप क्वेश्चन पूछता है। लैंग्वेज इवॉल्व हुई, लैंग्वेज के बाद डीप क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर दिया रिलीजन ने। रिलीजन से एसोसिएटेड होती है फिलॉसफी। रिलीजन को फैलाने के 4 तरीके हैं, उसको लिख दो, लिटरेचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कुछ बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो, दैट इज़ इंडियन आर्किटेक्चर। फिर उस बड़ी बिल्डिंग में आप कोई बाहर स्कल्पचर बना दो, स्कल्पचर के हाथ में पॉटरी वॉटरी रख दो, अंदर बड़ी पेंटिंग रख दो भगवान की, उस पेंटिंग के चारों हैंडीक्राफ्ट बना दो। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया कंस्ट्रक्शन। तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, फिर उसको और लोगों तक पहुंचाया जाए, इंडियन कल्चर को अब्रॉड लेके जाया जाए, रिलीजन के साथ कल्चर चला जाएगा। चौथे नंबर पे लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट ही पड़ जाए इस चीज़ का, इसलिए फेयर्स एंड फेस्टिवल्स मना दें। तो ये पूरा आपके डीप क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, शैलो क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जिनके दिमाग में शैलो क्वेश्चन होगा कि सोसाइटी को और अच्छा कैसे बनाया जाए, वो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी कि सोसाइटी को प्रॉस्पर करने के लिए पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसके बेसिस पे चैप्टर हो जाएगा लॉ एंड कल्चर। अब एक बार पीस इस्टेब्लिश हो गई, फिर लोग सोचेंगे हम अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि और ढेर सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ, और दूसरा तरीका क्या है कि लोगों को एंटरटेन रखा जाए, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट में बड़ा मज़ा आता है। तो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए इनोवेशन चाहिए, इसलिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक थ्रू एजेस याद हो जाएगा इससे। अब लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या चाहिए, आपको यही चाहिए। लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या चाहिए, अब यहाँ से आपको परफॉर्मिंग आर्ट वाले सादे याद हो जाएंगे। डांस चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, और वो आर्ट्स फॉर्म चाहिए जो कि सपाट से ख़त्म हो गए, सर्कस, पपेट्री, थिएटर, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इससे परफॉर्मिंग आर्ट याद हो गया। अब फिर बाद में इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि उन्होंने इन सारी तरह की ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, डांस, म्यूज़िक, सपाट, सर्कस, पपेट्री, थिएटर, इन सब को कंबाइन कर दिया, और इन सब को उन्होंने 3 घंटे की मूवी में प्रेजेंट कर दिया। और ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आज आप देखो इंडियन सिनेमा कितना ज़्यादा फेमस है। तो इससे आपको सिनेमा से ये याद हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सिनेमा से आपको ये वाला चैप्टर याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अब अकेले सिनेमा में क्या होता है, वो इन सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स को तो डालते हैं, पर उसमें फ़ाइट सीन्स भी डाल देते हैं। तो फाइट सीन से आपको क्या याद हो जाएगा, मार्शल आर्ट्स याद हो जाएगी। ठीक है, ये वाला चैप्टर। अब दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी है कि ये जो लोग अब सोसाइटी में हैं, जो इतना ज़्यादा सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, साइंस एंड टेक के थ्रू फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, प्लस जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, इनको क्या है, इसी साइकिल में फंसाए रखना है कि हाँ आप एंटरटेन ही करते रहो, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करना है। तो इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं, वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स दे देते हैं इन लोगों को। तो उनको अवार्ड मिलता जाता है, उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, ऑनर्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। पैसे से कॉइन्स याद हो जाएगा, अवार्ड, ऑनर्स, कॉइन्स, ये सब दिए जाते हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसे चलता रहता है। तो ये लोग तो लाइफ को एंजॉय करने के डिज़ायर के साइकिल में ही बंद के रह जाते हैं। ठीक है, जो सरफेस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटी पे फैसिलिटी क्रिएट करते जाते हैं दिमाग को बिजी रखने के लिए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे एंटरटेनमेंट के पीछे पड़े होते हैं। और जो फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, वो डीप क्वेश्चन पूछते हैं और उनका एम होता है लिबरेशन। तो ये हो गया। अब इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में मैंने बताया है, अब आगे आप डिटेल्ड वे में इसको सुनिए। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, इसके जितने भी चैप्टर हैं, इसके लिए आप निमोनिक बना के भी याद रख सकते हो। क्या है आपका कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या है, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, कुछ विजुअल आर्ट्स हैं, और कल्चर ऑफ इंडिया, इस टाइप से उसको डिवाइड किया हुआ है बुक में। लेकिन आप इसको लॉजिकली भी अगर पढ़ोगे तो एक स्टोरी के माध्यम से सारे चैप्टर आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। देखो कल्चर क्या है आपका, वही स्टोरी देखते हैं हम। कल्चर क्या है, कल्चर ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमंस हैं तो कल्चर है, ह्यूमंस नहीं है तो कल्चर नहीं है। तो यानी ह्यूमंस के बारे में पढ़ो, अपने आप कल्चर आपको पता चलता चला जाएगा। तो देखते हैं ह्यूमंस का ओरिजिन कैसे हुआ। देखो, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आप पहली चीज़ उसको क्या बताते हो, उसको बोलना सिखाते हो, राइट। लैंग्वेज का ज्ञान हो, जिससे वो अपने कम्युनिकेट कर सके, उसको कुछ ज़रूरत हो तो वो दूसरों से मांग सके, बता सके। तो पहली चीज़, कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन पैदा होता है तो उसे आप क्या सिखाते हो, लैंग्वेज। तो पहली चीज़ क्या है, कल्चर में लैंग्वेज आ गई। अच्छा, अब इस लैंग्वेज का यूज़ करके क्या करते हैं लोग, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो आसपास फिर वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बनती हैं। ठीक है, अब बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बनेंगी तो फिर क्या होगा, अगर थोड़ी देर तक हम मान लें कि क्या कहते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है, सपोज पीस आ गई,
पीस आ गई तो फिर क्या है, एक बार अगर लोगों की डिज़ायर्स जैसे फुलफ़िल होने चालू हो जाते हैं तो उन्हें एक पैटर्न दिखने लगता है कि यार हम बस चीज़ों के लिए एम करते हैं, वो जैसे ही फुलफ़िल होती है थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, फिर नेक्स्ट चीज़ के पीछे लग जाओ। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, पूरी ज़िंदगी डिज़ायर्स के पीछे भागते रहते हैं। तो कुछ लोग जब उन्हें ये बात रियलाइज़ हो जाती है तो फिर वो बड़े क्वेश्चन पूछने लगते हैं, उनके दिमाग फिर बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस उनके किस तरह के होते हैं? 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके डिज़ायर फुलफ़िल हो जाते हैं फिर भी वो डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, राइट? लेकिन क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। अगर लोगों की डिज़ायर फुलफ़िल हो गए तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो डीप क्वेश्चन हो गए और एक हो गए सरफेस क्वेश्चन। डीप क्वेश्चन क्या हो गए? मैं कौन हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर हम लोग बॉर्न क्यों होते हैं, हम लोग मरते क्यों हैं, क्या है ये यूनिवर्स, ये सब हो गए डीप क्वेश्चन। और एक हो गए सरफेस वाले क्वेश्चन। सरफेस वाले क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, अभी इतने डिज़ायर तो फुलफ़िल हो गए, घर में हमने कार तो खरीद ली, लेकिन ये बताओ ट्रक कैसे खरीदें। ठीक है, मतलब उनका ये है कि लाइफ को और इन्जॉयबल कैसे बनाया जाए और आसान कैसे बनाया जाए जीने के लिए। तो जो सरफेस पे रह जाते हैं, अर्थ के ही बारे में सोचते हैं, उनका ये रहता है कि अर्थ पे जो भी जीवन है उसको बेटर कैसे बनाया जाए। और जो डीप क्वेश्चन में जाते हैं वो मतलब बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछने लगते हैं, हम कौन हैं, पर्पस क्या है ह्यूमंस का, क्यों यूनिवर्स बनाया गया है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं। तो पहले हम डीप क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह की क्वेश्चनिंग शुरू करते हो तो इस क्वेश्चनिंग के पीछे फिर लोग सोचना शुरू करते हैं तो कुछ लोग बहुत ही महान बन जाते हैं। ठीक है, जिनके दिमाग में, जिन्हें किसी तरह ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो किसी तरह कोई पॉसिबल रीजनेबल सॉल्यूशन बताते हैं। इन सारे जो मुश्किल क्वेश्चन हैं जिनका कि साइंस भी जवाब नहीं दे सकती, उसका जवाब दे देते हैं। तो वैसे लोग क्या करते हैं, 2 तरह के, रिलीजन का फॉर्मेशन हो जाता है वहीं से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज इस तरह के क्वेश्चन का आंसर वेदों में दिया हुआ है, तो उन वेदों में लॉजिकल लगा लोगों को, तो उस चीज़ को मानते मानते एक धर्म हिंदू बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर बुद्धा ने दिया तो बुद्धा के फॉलोअर ने बुद्धिज्म बना लिया, तो एक तरह से रिलीजन आ जाता है। अब हर एक रिलीजन से एसोसिएटेड फिलॉसफी ही है जो उसको पावरफुल बनाती है। रिलीजन और फिलॉसफी अलग है जी, लेकिन रिलीजन से ही, हर एक रिलीजन से एसोसिएटेड होती है फिलॉसफी, राइट? तो एक चैप्टर है लैंग्वेज के ऊपर, एक चैप्टर है रिलीजन के ऊपर, अगला चैप्टर है फिलॉसफी के ऊपर। अच्छा, अब इस रिलीजन और फिलॉसफी, सपोज एक रिलीजन तैयार हो गया, सपोज बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, लेकिन उस रिलीजन या फिर उस फिलॉसफी की वैल्यू तभी होगी जब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। आप कितनी भी बड़ी बातें कर लो, कितनी भी अच्छी बातें कर लो, अगर लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो रिलीजन डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रिलीजन को कायम कैसे रखा जाए। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे रिलीजियस गुरुज़ ने जो हमको नॉलेज दी है वो बहुत वैल्यूएबल है, ये बाकी सब तक भी पहुंचनी चाहिए, ये ऐसे डाई आउट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने रिलीजन की टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करने निकलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज़ उन्होंने मुंह से बोला, तो पहला स्टेप क्या लेंगे वो? पहला सपोज़ उन्होंने मुंह से बोला तो 4-5 लोग सुनेंगे, जो सुन पाएंगे, उससे ज़्यादा तो सुनेंगे नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, वो लिख दिए उस चीज़ को। ठीक है, जो भी रिलीजन्स में उनकी बातें हैं उन्होंने उस चीज़ को एक पन्ने वन्ने पे लिख दिया। तो क्या यहाँ से लिटरेचर का जन्म हुआ, ये हुई चौथी चीज़। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि आपने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ कि ठीक है, लिटरेचर वाला तो हो गया, अब वो क्या कर देंगे, जो उन्होंने लिखा है उसी की कॉपी बंटवा देंगे लोगों में। लेकिन अभी दिक्कत क्या पड़ रही है, दिक्कत ये पड़ रही है कि जिन लोगों को रिलीजन का प्रचार प्रसार करना है उनको भाग भाग के जाना पड़ रहा है लोगों के पास। ये देखो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, इसका हमारे पास ये सॉल्यूशन है। तो ऐसे आप कितने लोगों के पीछे भागोगे? जो रिलीजन का प्रचार प्रसार करने वाले हैं वो चंद लोग हैं, 4-5 लोग हैं, और जिन लोगों को ये बात बतानी है रिलीजन के बारे में वो हज़ारों करोड़ों में हैं। तो किसके पीछे भागोगे? तो सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना लोगों को बुलाया जाए अपनी ओर और हम एक जगह बैठ के उनको ज्ञान दें। अब क्वेश्चन ये है कि लोग आपकी ओर आएंगे कैसे? तो उन्होंने ये देखा कि लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं अगर उनको अट्रैक्ट करो आप किसी तरह। तो ह्यूमंस प्रभावित होते हैं जब वो बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, बड़े पहाड़ हो गए, बड़ी नदियाँ हो गई, बड़ी बिल्डिंग हो गई। तो यहाँ से जन्म हुआ, यहाँ से उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम बड़े बड़े, हिंदुइज़्म का सपोज देख लेते हैं, हिंदुइज़्म के प्रचार प्रसार के लिए क्यों ना हम बड़े बड़े टेम्पल्स बनाएं, बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए क्यों ना बड़ी बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाएं। अब जैसे टेम्पल्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंडियन टेम्पल्स मतलब इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनकी वॉल देखोगे, उसके स्कल्पचर, मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन इन्वॉल्व है कि कोई बंदा देख ले तो दंग रह जाए, और इतने विशालकाय बनते हैं कि दूर से ही नज़र आते हैं। तो ये हुआ लॉजिक, इसलिए टेम्पल्स बिल्ड किए गए। तो
इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, इंडियन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या है कि आपने टेम्पल को तो बड़ा सा बना दिया, आर्किटेक्चर अच्छा सा कर दिया, लेकिन आपको क्या है, लोगों को टेम्पल के अंदर बिठाना है ना, कि लोग आए बैठे। एडवांटेज क्या हुआ, देखो सब लोग आए टेम्पल के अंदर बैठ गए। अब वहाँ पे जिसको धर्म का प्रचार प्रसार करना है वो एक बंदा है, वो बैठा हुआ है, उसके पास लोग आते जा रहे हैं। आज 10 लोग आए, अगले दिन 20 लोग नए आए, अगले दिन 30 लोग नए आए, तो वो अकेला ही बंदा उस धर्म का प्रचार प्रसार किए जा रहा है अपनी जगह पे। तो ये एडवांटेज है। लेकिन लोगों को उस टेम्पल में बिठाए रखने के लिए उस टेम्पल को आपको खूबसूरत सा बनाना पड़ेगा। खूबसूरत मतलब उसकी वॉल पे आप क्या कर सकते हो, हाथ से स्कल्पचर बना दो, हाथ से पेंटिंग बना दो, ठीक है। अब क्या है कि जब लोग देखेंगे कि हाथ से, मतलब ऐसा समझ लो स्कल्पचर बना दिया। आपने ये देखा होगा ना वेलकम के, टेम्पल्स की वॉल पे स्कल्पचर्स बने होते हैं, अंदर आप भगवान की पेंटिंग बना दो, पेंटिंग के चारों ओर हाथ से एक कलमकारी कर दो, वो हैंडीक्राफ्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यानी इसके बेसिस पे चैप्टर क्या है, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ की बात की। सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज हो गया। फिर जब आपकी लाइफ अच्छी बन जाती है तो आप डीप क्वेश्चन करने लगते हो, उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं रिलीजन और रिलीजन से एसोसिएटेड होती है फिलॉसफी। फिर इनका प्रचार प्रसार करने के लिए बोल के ज़्यादा नहीं किया जा रहा था, तो पहला स्टेप लिया गया लिटरेचर, लिख दिया गया। दूसरे स्टेप में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए, इंडियन आर्किटेक्चर, और उसको सजा दिया गया स्कल्पचर्स, बाहर स्कल्पचर से, अंदर गॉड की पेंटिंग से, गॉड की पेंटिंग के चारों ओर कलमकारी यानी हैंडीक्राफ्ट कर दिया गया। तो ये सारे चैप्टर हो गए। तो एक स्टेप क्या था, लिटरेचर कर दिया, लिख दिया आपने। दूसरा स्टेप क्या है, आपने टेम्पल बनवा दिया जिससे लोग वहाँ पे आए। तीसरी चीज़ ये थी कि अभी क्या है, टेम्पल बनवाने के बाद रिलीजन को बूस्ट तो बहुत मिला, उसका प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अभी भी वही बात थी कि यार हम क्या है ना, हम ये नॉलेज इतनी अच्छी है कि हम इसको इंडिया में ही क्यों लिमिटेड रखें, हम क्यों ना इस लैंग्वेज को इंडिया के बाहर ले जाएं, ठीक है। हम इंडिया के बाहर ले जाएंगे, वहाँ के लोगों को भी इस नॉलेज का बेनिफिट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेदांता की जो फिलॉसफी है वो अमेजिंग है, ठीक है। वो कहती ही है कि यूनिवर्स क्या है, बस ब्रह्मा है, एवरीथिंग इज़ वन, ऑल इज़ वन, यही है उसकी सीख। तो अब वो अगर इस चीज़ की सीख देती है तो जो लोग हैं उनको भी लगता है कि यार हमारा ही थोड़ी हक है, इस पे दूसरे लोगों का भी हक है, तो वो लेके गए। तो जब वो गए रिलीजियस लोग दूसरे एरियाज़ में, तो वो इंडिया का कल्चर भी अपने साथ वहाँ पे ले गए, खान पान और ये वो। तो इंडियन कल्चर इन अब्रॉड यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितनी एफर्ट डाली, लिटरेचर लिख दिया, टेम्पल्स बनवा दिए, दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है। अब इतनी एफर्ट डालोगे तो ऑब्वियसली मतलब सक्सेस तो मिलेगी। तो रिलीजन्स बहुत ज़्यादा फेमस बन गए, ठीक है। अब रिलीजन्स बहुत ज़्यादा फेमस बन गए तो उनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने सोचा और क्या किया जाए कि हम अपने रिलीजन को ज़िंदा रखें। तो उन्होंने चौथा स्टेप लिया। पहला स्टेप था लिटरेचर, लिख दिया उस चीज़ को जिससे उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। दूसरा स्टेप था टेम्पल ही बनवा दो ना, कि सारे लोग आपके पास आए इंस्टेड कि आप उनके पास दौड़ दौड़ के जाओ। तो इंडियन आर्किटेक्चर हो गया। तीसरा स्टेप क्या था कि उन्हें अपनी कंट्री कम लग रही थी तो वो दूसरी कंट्री में भी जाके प्रचार प्रसार करने लगे, इंडियन कल्चर इन अब्रॉड। चौथी चीज़ ये थी कि भाई आपका रिलीजन है ना, लोगों के दिमाग में इसको कैसे बसाया जाए। लोगों को नाचना गाना पसंद है, मतलब त्यौहार मनाना पसंद है, तो क्यों ना आप ऐसा करो कि आपके रिलीजन में जो भी मेन प्रोपोनेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुज़म में जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या आप देख लो अगर बुद्धिज़्म में देखोगे तो बुद्ध पूर्णिमा मतलब बुद्ध जी का जन्म। तो आप क्यों ना इन जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो फाउंडर हैं उन रिलीजन्स के, उनके बर्थडे या उनका कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट है या उनकी डेथ है, इन दिनों को आप मार्क कर दो ना, इन दिनों को सेलिब्रेट करना क्यों नहीं चालू कर देते। तो वहाँ से उत्पत्ति हुई फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की, कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अब आप देखो इंडिया में कई फेयर्स एंड फेस्टिवल्स किसने के नाम पे, वो रिलीजन से ही तो एसोसिएटेड है। ये दिवाली, होली, ये सब क्या है, सब रिलीजन से ही रिलेटेड है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा ये क्या है, सब रिलीजन से रिलेटेड है। क्रिसमस देख लो, सब रिलीजन से ही तो एसोसिएटेड है। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा ये उठा यार कि करें कैसे, मनाए कैसे। कुछ टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना, कुछ डेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर लोगों को हर दिन बोलोगे नाचने गाने को तो वो नहीं हो पाएगा, तो कोई टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा टाइम फिक्स करने के पहले हमको टाइम मापना पड़ेगा ना। तो टाइम नापने के लिए क्या किया, कैलेंडर बनाए गए, ठीक है। कैलेंडर के अंदर फिर एक बार कैलेंडर बन गए तो उसके अंदर डेट फिक्स कर दी। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और कैलेंडर्स। अच्छा, ये हो गया आपका पूरा। अभी आपने क्या देखा, सबसे पहले ह्यूमंस आए, उसने सीखा लैंग्वेज, फिर उसकी लाइफ ठीक ठाक हो गई। एक पॉइंट के बाद उसे पता चल गया, बोर हो गया वो लाइफ से, तो उसने डीप क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया। उन डीप क्वेश्चन का आंसर दिया रिलीजन ने, रिलीजन से एसोसिएटेड है फिलॉसफी।
फिर रिलीजन का प्रभावित हो गए लोग, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए पहला स्टेप लिया, उसको लिख दिया लिटरेचर। दूसरा स्टेप टेम्पल बनवा दिए, इंडियन आर्किटेक्चर, जिससे दो लोग दूर दूर से आए। उस टेम्पल को सजा दिया उन्होंने, बाहर स्कल्पचर से, अंदर भगवान की पेंटिंग के चारों ओर हैंडीक्राफ्ट। तीसरे स्टेप में क्या किया, टेम्पल के बाद तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस कल्चर को और बढ़ाना है, तो इंडियन कल्चर को अब्रॉड लेके चले गए। चौथी चीज़ उन्हें लगा और इसको बढ़ाते हैं, और कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि उनके रिलीजन के जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं उनके लाइफ इवेंट, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आए। फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कोई डेट होनी चाहिए, तो उसके लिए कैलेंडर्स बने। तो ये हो गया हमारा अभी तक का, ये है हिस्ट्री, लेकिन एंशंट की हिस्ट्री है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में अगर आप जाओगे तो फिर उसके बाद क्या, इन्वेडर्स आए इंडिया में, उन्होंने इंडिया का कल्चर डिस्ट्रॉय किया। अब वो इन्वेडर्स इस्लामिक इन्वेडर्स रहे हों या फिर आपके ब्रिटिशर्स रहे हों, उन्होंने कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर गया कि हम अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, हम अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनवाए, ठीक है। एनीवे, तो ये हो गया, ये क्या था पार्ट, ये एक पार्ट था। जिन्होंने डीप क्वेश्चन पूछे तो ये पूरा रिलीजन से ही रिलेटेड है ये पूरी स्टोरी। अब सपोज कुछ ही लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता यार, लाइफ जिनकी अच्छी चल रही है, कुछ लोगों को लगता है मैं क्यों पूछूं इस तरह का क्वेश्चन, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, हुए माई, मुझे पता है मैं कौन हूँ, नाम है ये, इस पते पे रहता हूँ और इस प्रदेश में रहता हूँ, क्या दिक्कत है, सब तो पता है, भगवान कौन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसे ही मौज मस्ती करना है। तो कुछ लोगों को इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं। वो लोग का ये होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने डिज़ायर पूरा कर लें, कैसे कैसे इसलिए इस प्लैनेट को और आसान बनाया जाए जीने के लिए। तो ये सरफेस क्वेश्चन जो पूछते हैं। अब उनका एम क्या है, उनका एम ये है कि जो लाइफ है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए जो ऑलरेडी है। तो देखो, किसी भी कम्युनिटी में अगर आपको लाइफ इम्प्रूव करनी है तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि उस सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो। अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगी तो उसमें शांति होगी, जिससे लोग प्रॉस्पर कर सकेंगे। तो शांति कैसे मेंटेन करोगे, उसके लिए आपको कुछ नियम और कानून बनाने पड़ेंगे उन लोगों के लिए जो उस जगह पे रह रहे हैं। क्यों, नियम कानून नहीं बनाओगे, कोई उपद्रव करने लगा तो उससे कैसे डील करोगे, तो इसलिए लॉ इज़ रिक्वायर्ड। तो एक चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे लॉ के लिए। अब एक बार आपने किसी सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश कर दी, स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर दी, तो फिर वो वहाँ से फ्लरिश करना शुरू होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। फ्लरिश करना शुरू करेगी मतलब डेवलप करना शुरू करेगी। अब अगर आज देखो डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, अमेरिका में आप जाओगे, अमेरिका में डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, रोड साफ हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है, राइट, फैसिलिटी प्लस एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा मीन्स हैं, इसीलिए आप अमेरिका को मानते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एक बार स्टेबिलिटी आएगी तो लोग नई नई फैसिलिटी क्रिएट करेंगे, एंटरटेनमेंट का खोजेंगे कि और कैसे एंटरटेनमेंट किया जा सकता है अपना। तो फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए मतलब आप अपने आप रोड थोड़ी साफ़ हो जाएगी, किसी इंजीनियर ने बैठ के दिमाग लगाया होगा, रोड अच्छी बनाई होगी ना, अच्छा मटेरियल खोजा होगा उसके लिए, मॉल बना होगा तो किसी ने स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कुछ इनोवेशन किया होगा। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब साइंस एंड टेक में आपका इवोल्यूशन होगा तभी फैसिलिटीज़ आप नई नई क्रिएट कर पाओगे। तो एक चैप्टर इस पे है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट ये बहुत ही बेसिक नीड है। आप कितना भी ज्ञान देखो, जैसे आप यूट्यूब पे देखो यार, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें, इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें, बट उनको उतनी वैल्यू नहीं देते लोग वैल्यू देते हैं एंटरटेनमेंट को। इसका एग्जांपल है कैरी मिनाटी के देखो, एक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वीडियो था, उस पर मतलब उस बंदे ने करीब एक वीडियो बना के मिलियंस सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए, ऐसा समझ लो आप। तो इतना पावरफुल है एंटरटेनमेंट। तो लोग एंटरटेनमेंट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मौज मस्ती को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, राइट, जो कि अपने आप में एक प्रूफ है कि आप लाइफ से बोर हो गए हो तभी आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। एनीवे, मतलब ये है कि एंटरटेन करने का क्या मतलब है कि आप रियलिटी में नहीं जीना चाहते, ठीक है, आप अपने आप को महसूस नहीं करना चाहते, जो दुख हैं लाइफ में उनको झेलना नहीं चाहते, उनको आप शट डाउन करना चाहते हो, आप कुछ टाइम के लिए इन्जॉयमेंट चाहते हो। इस तरह के इन्जॉयमेंट में दिक्कत ये है कि ये शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा। जो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं वही लोग डीपर क्वेश्चन पूछते हैं कि डिज़ायर क्या है, डिज़ायर ख़त्म कैसे की जाए। एनीवे, पर वैसे लोग बहुत कम होते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि हम एंटरटेन होंगे कैसे। देखो, हम आदमी हैं, किसी दूसरे आदमी को ही हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा हमें एंटरटेन करने के लिए। तो उसमें तरीका क्या है, यहाँ पर आपकी डेवलप हुई परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक हुई परफॉर्मिंग आर्ट्स, दूसरा ये है कि जब हम लड़ते भिड़ते किसी को देखते हैं तो भी हमें मज़ा आ जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो मार्शल आर्ट्स उससे वो चैप्टर हो जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्या हो जाएगा, डांस, म्यूज़िक, ये सब हमें देख के मज़ा आता है। सपट, CPT, सर्कस, पपेट्री, थिएटर,
तो ये पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस पे हर एक एक पे चैप्टर है पूरा, डांस पे चैप्टर, म्यूज़िक पे चैप्टर, सर्कस पपटरी, थिएटर पर चैप्टर। बट लेटर एक ऐसा तरीका निकाला गया कि क्यों ना जितने भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है इन सब को पैक करके एक जगह ले आया जाए, और तब जन्म हुआ सिनेमा का। अब आप देखो मूवीज़ में आपको डांस मिलेगा, म्यूज़िक मिलेगी, थिएटर यानी स्टोरी भी मिलेगी, पपेट्री सर्कस वो स्टोरी बेस्ड होता है। बट आइडिया ये है कि जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, इन सब का निचोड़ होता है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, मूवीज़ बनाई जाती हैं। इसीलिए लोगों को मूवीज़ इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसमें स्टोरी भी है, बीच में गाना भी आ गया, बीच में नाचना भी आ गया, तो थ्रू आउट लोग बिजी रहते हैं। एग्जाम्पल बॉलीवुड जो है हमारा, तो इसलिए इंडिया सिनेमा पे एक चैप्टर है। तो ये आपने देखा कि जब एक बार क्या किया, पहले सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए लॉ लाया तो पीस इस्टेब्लिश हो गई, तो लोग फ्लरिश करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तो उनके लिए फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट क्रिएट किया गया। फैसिलिटी में के लिए डेवलपमेंट चाहिए था तो साइंस टेक आया। एंटरटेनमेंट के लिए आपने देखा परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फाइटिंग्स हैं, इन सबको कंबाइन करके इंडियन सिनेमा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो साइंटिस्ट हैं जो इतनी मेहनत किए पड़े हैं फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, ये जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, अब ये कब तक प्रोवाइड करेंगे? इनको भी तो कुछ वैल्यू देनी है, वरना ये भी बोर हो जाएंगे कि हम करें क्यों। इनको मतलब इनकरेजमेंट मिल कैसे रहा है ये सब चीज़ें करने का? इनकरेजमेंट तभी मिलेगा जब इन लोगों की एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो उनकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाता है? थ्रू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो इस पर एक चैप्टर है, राइट। तो ये एक स्टोरी हो गई पूरे आर्ट एंड कल्चर के सारे चैप्टर्स याद रखने की। अब आप इस स्टोरी को याद रख के पूरा समझ सकते हो आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से चैप्टर है।